मेरे देश की धरती को कोई भी दास्ता की बेड़ियों में नहीं बांध सकता। मैं अंतिम सांस तक अपने देश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध करूंगी। और सचमुच अनन्य देशभक्ता वीर हृदया रानी दुर्गावती ने अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक युद्ध किया। रण के मैदान में जब उन्होंने देखा कि अब उनका शौर्य कुछ काम न दे सकेगा, तो उन्होंने अपनी ही कटार से अपनी हत्या कर ली। उनके शौर्य और उनके साहस को देखकर मुगल सम्राट अकबर का सेनापति आसफ खां भी विस्मित हो उठा था। उसने दांतों तले उंगली दबाते हुए विस्मय भरे स्वर में कहा, कोई नारी भी इतनी शूरवीरा हो सकती है, मैंने तो कभी सोचा तक नहीं था। जबलपुर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है बरेना। बरेना में श्वेत पत्थरों की एक समाधि बनी हुई है। वह समाधि देश की स्वतंत्रता पर बलिदान होने वाली वीर रानी दुर्गावती की है। जो भी मनुष्य उस ओर से निकलता है वह समाधि के सामने मस्तक झुकाए बिना आगे नहीं बढ़ता। वह मस्तक झुका कर समाधि के पास एक श्वेत पत्थर भी रख देता है। समाधि के पास अगणित श्वेत पत्थर रखे हुए हैं जो श्रद्धालु मनुष्यों की श्रद्धा के प्रतीक हैं। दुर्गावती के साहस, शौर्य और बलिदान को लेकर बरेना के आसपास कई लोकगीत गाए जाते हैं। उन गीतों में एक गीत यह है, जब दुर्गावती रण को निकली, हाथों में थी तलवारें दो, गुस्से से चेहरा तांबा था, आंखों से शरारे उड़ते थे। घोड़े की बलगा दांतों में, हाथों में थी तलवारें दो, हाथों में थी तलवारें दो। जबलपुर से कुछ दूर एक प्राचीन दुर्ग है, गड़ा मंडला। गड़ा मंडला के दुर्ग का निर्माण दुर्गावती के पति दलपत शाह ने अपने शासनकाल में कराया था। दुर्ग के पास जो धरती दूर तक फैली हुई दृष्टि गोचर होती है, उसे कभी गोंडवाना प्रदेश या गोंडवाना राज्य कहा जाता था। गोंडवाना राज्य में गोंडों की छोटी बड़ी अनेक बस्तियां थी। गोंड बड़े शूरवीर और वैभव संपन्न थे। उनमें विविध कलाएं प्रचलित थीं। वे धनुष बाण की विद्या में बड़े दक्ष थे। गोंडवाना राज्य की स्थापना दलपत शाह के पिता संग्राम शाह ने की थी। वे बड़े शूरवीर थे। उन्होंने आसपास के स्थानों को जीतकर गोंडवाना राज्य का संगठन किया था। पहले गोंडवाना में केवल 4-5 ही दुर्ग थे, पर संग्राम शाह ने दुर्गों की संख्या बढ़ाकर 40-50 तक पहुंचा दी थी। उन दुर्गों में चौरा और सिंघौर के दुर्गों का महत्वपूर्ण स्थान था। संग्राम शाह की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र दलपत शाह सिंहासन सीन हुए। उस समय तक गोंडवाना राज्य बहुत दूर तक फैल चुका था। उनके शासनकाल में ही गड़ा मंडला दुर्ग का निर्माण हुआ था। दुर्गावती दलपत शाह की ही राजमहिषी थी। दलपत शाह के निधन के पश्चात उन्होंने स्वयं गोंडवाना राज्य की बागडोर अपने हाथों में ली थी। वह अपने इसी राज्य की रक्षा करती हुई रण के मैदान में शहीद हुई थी। दुर्गावती का जन्म महोबा में हुआ था। उनके पिता का नाम कीरत सिंह था। वे चंदेल राज्य के नृपति थे। उस समय महोबा चंदेलों की राजधानी थी। बुंदेलखंड में चंदेलों का राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ था। गोंडवाना राज्य की सीमा चंदेलों के राज्य की सीमा से लगी हुई थी। दुर्गावती बड़ी सुंदर और गुणवती थी। जो भी उन्हें देखता था प्रभावित हो जाता था। उसके मुख से अपने आप ही निकल पड़ता था, दुर्गावती सचमुच दुर्गावती ही है। कीरत सिंह दुर्गावती को पढ़ाना लिखाना चाहते थे, पर उनका मन पढ़ने लिखने में बिल्कुल नहीं लगता था। फिर भी कीरत सिंह ने उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए एक पंडित को नियुक्त कर दिया था।
पंडित जब उन्हें पढ़ाने लगता था तो वे उससे कहती थी, मुझे का खा गा मत पढ़ाओ, मुझे महाभारत के युद्ध की और रामायण के लंका कांड की कहानियां सुनाओ। पंडित बड़ी कठिनाई से दुर्गावती को पढ़ने के लिए बिठा पाता था। वे पढ़ाई छोड़कर चली जाती थी, धनुष बाण का अभ्यास करती थी, तलवार चलाती थी और कभी कभी घुड़सवारी भी किया करती थी। पंडित भय के कारण कुछ कह नहीं पाता था। कीरत सिंह समझते थे कि उनकी पुत्री पढ़ रही है, पर उनकी पुत्री तो धनुष बाण का अभ्यास करती थी और तलवार चलाती थी। दुर्गावती ज्यों-ज्यों बड़ी होने लगी, त्यों-त्यों घुड़सवारी और धनुष बाण की ओर उनकी रुचि भी बढ़ने लगी। बड़ी होने पर वे घोड़े पर सवार होकर दूर दूर तक निकल जाती थी। वे कभी कभी हाथी की सवारी भी किया करती थी। एक बार एक हाथी बिगड़ गया। वह किसी भी तरह महावत के बस में नहीं आ रहा था। दुर्गावती ने उससे कहा, तुम मुझे हाथी पर बैठने दो, पर उसने उनकी बात नहीं मानी। उसे डर लग रहा था कि कहीं दुर्गावती को हाथी गिरा ना दे। यदि ऐसा हुआ तो नौकरी तो जाएगी ही, उसे दंड भी मिलेगा। दुर्गावती अड़ गई। उन्होंने चाहे जो हो, मैं हाथी पर अवश्य बैठूंगी। यदि मुझे हाथी पर ना बैठने दोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। महावत बेबस हो गया। दुर्गावती हाथी की पीठ पर जा बैठी। महावत स्वयं घोड़े पर बैठकर हाथी के पीछे पीछे चलने लगा। महावत को यह देखकर बड़ा विस्मय हुआ। बार बार अंकुश मारने पर भी जो हाथी उसके वश में नहीं आ रहा था, वह दुर्गावती के बैठते ही गाय बन गया। उसके मुख से निकल पड़ा, बेटी रानी, तुमने तो इस बिगड़ैल हाथी को इस प्रकार अपने वश में कर लिया मानो वह तुम्हारा बहुत दिनों का पालतू हो। दुर्गावती जब विवाह के योग्य हुई तो कीरत सिंह को उनके विवाह की चिंता हुई। वे उनके लिए राजपूत वर की खोज करने लगे। दुर्गावती के रूप और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। बड़े बड़े राजाओं के कुमार उनके साथ विवाह करने के लिए उत्सुक थे, पर कीरत सिंह उनका विवाह किसी ऐसे क्षत्रिय कुमार से करना चाहते थे जो अपनी शूरवीरता का कोई चमत्कार दिखाए। दुर्गावती की सुंदरता और उनके गुणों की प्रशंसा दलपत शाह के भी कानों में पड़ी। उन्होंने भी उनकी ओर आकृष्ट होकर सोचा था वे अपना विवाह दुर्गावती के ही साथ करेंगे। उन्होंने एक पत्र के द्वारा कीरत सिंह पर अपना विचार प्रकट भी कर दिया। कीरत सिंह ने दलपत शाह के पत्र के उत्तर में लिखा, तुम गोंड जाति के हो। दुर्गावती एक राजपूत कन्या है। उसका विवाह किसी राजपूत के ही साथ होगा। यदि तुम दुर्गावती से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें महोबे की सेना के साथ युद्ध करना होगा। यदि तुम युद्ध में महोबे की सेना को पराजित कर दोगे तो तुम्हारा विवाह दुर्गावती के साथ हो सकता है। गोंडवाना महोबा की अपेक्षा छोटा राज्य था। उसके पास महोबा से सेना भी कम थी। कीरत सिंह जानते थे कि दलपत शाह वीर तो है पर उसके पास सेना कम है, अतः वह महोबा की सेना से युद्ध करने का साहस नहीं करेगा। मेरे पत्र को पाकर दुर्गावती के साथ विवाह करने का विचार छोड़ देगा। पर दलपत शाह ने दुर्गावती के साथ विवाह करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। वह कीरत सिंह के पत्र को पाकर महोबे पर आक्रमण करने की तैयारियां करने लगा। इधर कीरत सिंह ने एक राजपूत कुमार को दुर्गावती के वर के रूप में चुना। वह उसके साथ दुर्गावती का विवाह करने की तैयारियां करने लगा, पर दुर्गावती को यह विवाह पसंद नहीं था, क्योंकि वह मन ही मन अपने लिए वर चुन चुकी थी। दलपत शाह की वीरता पर उसने अपने आप को न्योछावर कर दिया था। उसने निश्चय कर लिया था कि वह दलपत शाह को छोड़कर और किसी के साथ विवाह नहीं करेगी। अतः जब दुर्गावती ने विवाह की तैयारियां देखी तो उसने दलपत शाह पर अपने विचार प्रकट कर दिए। मैं स्वयं आपके ही साथ अपना विवाह करना चाहती हूँ। पिताजी मेरे विवाह की तैयारियां कर रहे हैं। आपको महोबे पर आक्रमण करके उनकी शर्त पूरी करनी चाहिए। दुर्गावती के पत्र को पाकर दलपत शाह की रगों में बिजली दौड़ गई। वह दूने उत्साह के साथ सेना का संगठन करने लगा।
उसने शीघ्र ही एक संगठित सेना लेकर महोबे पर आक्रमण कर दिया। दलपत शाह और महोबे की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। महोबे की सेना संख्या में अधिक थी, पर दलपत शाह की वीरता और उसके शौर्य के सामने वह टिक नहीं सकी। उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। युद्ध में दलपत शाह की विजय हुई। कीरत सिंह ने दलपत शाह के शौर्य पर मुग्ध होकर दुर्गावती का विवाह उनके साथ कर दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि दुर्गावती सुरंग के मार्ग से घर से निकल गई थी। कीरत सिंह को जब उनके प्रेम का पता चला तो उन्होंने अपनी शर्त का परित्याग कर प्रसन्नता पूर्वक दुर्गावती का विवाह दलपत शाह के साथ कर दिया था। विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम वीर नारायण रखा गया था। वीर नारायण अभी 4 ही वर्ष का था कि वह पिता के प्रेम से वंचित हो गया। दलपत शाह रानी और अपने पुत्र को आंसुओं में डुबोकर संसार से चले गए। दलपत शाह की मृत्यु के पश्चात दुर्गावती ने बड़े साहस और धैर्य के साथ राज्य की बागडोर को संभाला। वे वीर नारायण के प्रतिनिधि के रूप में सिंहासन पर बैठकर राज्य करने लगे। उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए बहुत से नए नए काम किए। उन्होंने नई नई सड़कें बनवाई, खेतों की सिंचाई के लिए प्रबंध किया, बाग बगीचे लगवाए और जगह जगह कुएं भी बनवाए। फलस्वरूप कुछ ही वर्षों में गोंडवाना का राज्य धन धान्य से पूर्ण हो गया। गोंडवाना के वैभव को देखकर आसपास के राजाओं के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने सोचा क्यों ना गोंडवाना पर आक्रमण करके उस पर आधिपत्य स्थापित कर लिया जाए। एक नारी को पराजित करने में कितनी देर लग सकती है। अतः वे गोंडवाना पर चढ़ाई करने की तैयारियां करने लगे। दुर्गावती को जब इस बात का पता चला तो वे स्वयं उन राजाओं के राज्यों पर चढ़ाइयां करने लगी। उन्होंने बड़ी वीरता के साथ एक एक राजा को युद्ध में पराजित करके उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार उनके पराक्रम से गोंडवाना बहुत बड़ा राज्य बन गया। गोंडवाना के वैभव ने मुगल सम्राट अकबर के मन में भी लोभ उत्पन्न कर दिया। वह दुर्गावती की सुंदरता और उनके गुणों के संबंध में भी बहुत कुछ सुन चुका था। वह उन्हें देखना चाहता था, उनसे मिलना चाहता था। अतः उसने सोचा गोंडवाना पर चढ़ाई करके रानी को विवश किया जाए। विवश होने पर रानी को आगरा आना ही पड़ेगा। पर चढ़ाई करने के पूर्व अकबर ने अपनी बुद्धिमता और वीरता की छाप दुर्गावती के हृदय पर डालनी चाहिए। उसने अधिक सोच विचार के पश्चात एक उपहार भेजा। उपहार एक बंद पिटारी में भेजा गया था। दुर्गावती ने जब पिटारी को खोलकर देखा तो उसके भीतर एक चरखा रखा हुआ मिला। वे बड़ी बुद्धिमान थी। उन्होंने अकबर के उपहार का अर्थ लगाया, स्त्रियों को घर में बैठकर चरखा काटना चाहिए, उन्हें राजकाज के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। दुर्गावती ने भी अपनी ओर से एक उपहार लकड़ी के बहुत बड़े संदूक में अकबर के पास भेजा। अकबर ने जब संदूक को खोलकर देखा तो उसके भीतर रुई धुनने की धन्नी और धुनने के लिए मोटा डंडा पाया। अकबर के दरबारियों ने उसका अर्थ लगाया, तुम तो जुलाही हो, तुम्हारा काम रुई धुनना और कपड़े बुनना है, तुम्हें राजकाज से क्या लेना देना है। अकबर क्रुद्ध हो उठा। उसने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, तुम एक बहुत बड़ी सेना के साथ गोंडवाना पर आक्रमण करो और रानी दुर्गावती को बंदी बनाकर मेरे दरबार में उपस्थित करो, और देखो रानी की मृत्यु ना होने पाए। आसफ खान ने अकबर की आज्ञा का पालन किया। वह बहुत बड़ी सेना के साथ गोंडवाना जा पहुंचा। उसने बड़े कौशल और सूझबूझ के साथ मोर्चेबंदी की। पर युद्ध आरंभ करने के पूर्व दुर्गावती को समझाना उचित समझा। उसने उनके पास संदेश भेजा, तुम बादशाह की अधीनता स्वीकार कर लो और आगरा चलो। तुम्हारा राज्य तुम्हारे पास ही रहेगा। बादशाह तुम्हें बहुत सी जागीरें प्रदान करेंगे। आगरे में बड़े धूमधाम से तुम्हारा स्वागत होगा, तुम्हारा बड़ा सम्मान किया जाएगा। दुर्गावती ने आसफ खां के संदेश का जो उत्तर दिया था वह बड़ा प्रेरक था। उन्होंने कहा था, मेरे देश की धरती को कोई भी दास्ता की बेड़ियों में नहीं बांध सकता।
मैं अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अंतिम सांस तक युद्ध करूंगी। तुम तो गुलाम हो, गुलाम। तुम अकबर की नौकरी छोड़कर मेरी सेना में आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छा वेतन दूंगी। आसफ खां क्रुद्ध हो उठा। उसने गड़ा मंडला के दुर्ग पर चढ़ाई कर दी। दुर्गावती घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना के साथ बाहर निकल पड़े। उनके साथ उनका 18 वर्षीय पुत्र वीर नारायण भी था। भयंकर युद्ध होने लगा। रानी की सेना बड़ी वीरता के साथ युद्ध कर रही थी, पर दुर्भाग्यवश नदी में असमय बाढ़ आ गई। रानी की सेना बाढ़ के पानी में फंस गई। आसफ ने अवसर का लाभ उठाया। उसने फंसी हुई सेना पर आक्रमण कर दिया। रानी के बहुत से सैनिक या तो आहत हुए या मारे गए। स्वयं वीर नारायण को भी चोट आ गई थी। दुर्गावती ने वीर नारायण को विश्वस्त सरदारों के साथ चौरागढ़ के लिए किले में भेज दिया। उस समय रानी की सेना में केवल 300 सैनिक रह गए थे। उधर आसफ खां के सैनिकों की संख्या 2000 से भी बहुत अधिक थी। घोड़े पर सवार दुर्गावती ने अपने 300 सैनिकों के साथ आसफ की सेना पर बिजली की तरह आक्रमण कर दिया। वे कालिका की तरह उसकी सेना का संहार करने लगी। सहसा एक सन्नाटा हुआ बाण आकर उनकी दाहिनी आंख में घुस गया। उन्होंने बाण को खींचकर बाहर फेंक दिया, पर बाण की नोक टूटकर आंख में ही रह गई। फिर भी रानी युद्ध करती ही रही। सहसा सनसनाता हुआ एक दूसरा बाण आया और रानी की दूसरी आंख में घुस गया। रानी ने उस बाण को निकालकर बाहर फेंक दिया, पर फिर भी वे दांतों से घोड़े की लगाम पकड़े हुए आसफ के सैनिकों पर तलवार चलाती रही, उन्हें गाजर मूली की तरह काटती रही। सहसा एक और बाण आकर दुर्गावती की गर्दन में घुस गया। वे घोड़े से नीचे गिर पड़े। शत्रु उनके शरीर को जीते जी छू ना ले, यह सोचकर उन्होंने अपनी ही कटार से अपने जीवन का अंत कर लिया। स्वतंत्रता के लिए लड़ते लड़ते दुर्गावती शहीद हो गई। उनके शौर्यपूर्ण बलिदान ने उन्हें अमर बना दिया, सदा के लिए स्मरणीय बना दिया। जय हिंद, जय भारत।